हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए आज केमिस्ट्री का कुछ टॉपिक लेके आया हूँ, क्योंकि अभी रेलवे के बहुत सारे एग्ज़ाम्स होना बाकी है, इसीलिए उसको देखते हुए केमिस्ट्री का कुछ टॉपिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। केमिस्ट्री में टॉपिक है, आज का टॉपिक है तत्वों का आवर्त सारणी। तो देखिए, इसको जो है हम लोग एकदम मैथमेटिक्स के भाषा से इसको समझने की कोशिश करेंगे, और बिल्कुल रटना नहीं है, इसको समझना है और समझने का पूरा प्रयास करेंगे। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो को पूरा देखने के बाद 100% समझ में आएगा, और आज के बाद से तत्वों का आवर्त सारणी में कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर तत्वों का आवर्त सारणी। तत्वों का आवर्त सारणी का मतलब क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि तत्वों का एक टेबल के रूप में बनाने का पहला प्रयास। ठीक है, तो सबसे पहले उसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट आते हैं। सबसे पहला जो साइंटिस्ट आए थे उसमें का नाम था डोबेराइनर। डोबेराइनर ने क्या दिया था, एक ट्रेड्स रूल दिया था जिसको कहते हैं डोबेराइनर का त्रिक नियम। तो इसके बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं कि डोबेराइनर का त्रिक नियम क्या था। ठीक है, तो जब डोबेराइनर ने त्रिक नियम दिए थे उस समय लगभग 30 गो तत्व थे। कितने तत्व की संख्या थे? 30। ठीक है, और कब दिए थे नियम? 1817 ईस्वी में दिए थे। ठीक है, इसका नियम क्या कहता है? इसके नियम के अनुसार देखिए, सबसे पहले क्या करता है कि इन्होंने 3 गो तत्वों को चुना था। 3 गो तत्व को चुन करके और उसको परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया। किसके क्रम में सजाया? परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया। और परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया तो उन्होंने क्या देखा कि फर्स्ट वाला और लास्ट वाला जो तत्व है, यानी पहला और तीसरा तत्व का एवरेज निकाला, यानी औसत निकाला। औसत निकाला तो देखा उन्होंने कि बीच वाले जो तत्व है उसके परमाणु द्रव्यमान के बराबर आ गया। तो इन्होंने एक अपना नियम दे दिया। इसी नियम को क्या कहते हैं? त्रिक नियम कहते हैं। ठीक है, त्रिक नियम क्या दिया उन्होंने कि 3 गो तत्व को परमाणु द्रव्यमान के असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में सजाया। उन्होंने देखा कि पहला तत्व और तीसरा तत्व का परमाणु द्रव्यमान का औसत बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर आता है। इसी को डोबेराइनर का त्रिक नियम कहते हैं, ट्रेड्स रूल कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ऐसा त्रिक, कितना त्रिक दिया था? 3 गो त्रिक दिया था। ठीक है, कितना त्रिक दिया था? 3 त्रिक। देखिए ए नंबर में यहाँ पर हम एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि देखिए, जैसे कि हम लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। Li मतलब हो गया लिथियम, Na मतलब सोडियम और K मतलब क्या हो गया? पोटेशियम। लिथियम का परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास 7 होता है, सोडियम का 23 होता है और पोटेशियम का कितना? 39 होता है। जब हम लोग औसत निकालें, एवरेज निकालें किसका? फर्स्ट वाला और लास्ट वाला का, यानी कि लिथियम और पोटेशियम का, तो उसको एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं कि दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे। तो जोड़ के डिवाइड करेंगे तो कितना आया है? तो इसका आया है, देखिए 46/2 मतलब कितना हो गया? 23। इसका मतलब क्या हो गया? 23। तो 23 जो है किसके परमाणु द्रव्यमान के बराबर है? सोडियम के परमाणु के द्रव्यमान के बराबर है। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं? ट्रेड्स रूल कहते हैं, यानी त्रिक नियम कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर बी, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन का कितना? 35.5 होता है परमाणु द्रव्यमान। ब्रोमीन का कितना होता है? 80 होता है। आयोडीन का कितना होता है? 127 होता है। हम लोग ए मतलब एवरेज निकालने किसका? फर्स्ट का और लास्ट का। फर्स्ट और लास्ट मतलब पहला और तीसरा का एवरेज निकालेंगे, तो दोनों को जोड़ के 2 से क्या कर देंगे? भागा दे देंगे। तो कितना गया? 81.25, यानी लगभग 81.25 लगभग किसके बराबर है? तो ब्रोमीन का जो परमाणु द्रव्यमान है यानी 80 के लगभग बराबर है, तो लगभग ब्रोमीन के द्रव्यमान के बराबर है। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग? त्रिक नियम कहते हैं। नेक्स्ट है, और एक एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर, कैल्शियम। ठीक है, Sr मतलब अस्ट्रोनियम और Ba मतलब बेरियम। तो कैल्शियम का कितना होता है? 40 होता है। अस्ट्रोनियम का होता है 88 होता है और बेरियम का 137 होता है। जब हम लोग एवरेज निकालेंगे पहला और लास्ट का और 2 से डिवाइड करेंगे, लेकिन 88.5 आ रहा है। इसका मतलब 88.5 लगभग 88 के बराबर है, मतलब Sr के बराबर है। Sr का कितना था? 88 था। ठीक है, यानी कि Sr मतलब अस्ट्रोनियम के द्रव्यमान के लगभग बराबर आ रहा है। तो इन्होंने ऐसा 3 गो ही त्रिक दिया था। त्रिक जो दिया था, कितने दिए थे? 3, A B C 3 गो दिए थे। सभी तत्वों में ये लागू नहीं हो सका है। ठीक है, ये केवल हल्के तत्वों में ही लागू हो सका है और केवल 3 गो त्रिक ऐसा खोज किया था। ठीक है, जिस कारण से क्या होता है, ये नियम जो होता है नहीं चल पाता है और ये नियम क्या होता है? फेल हो जाता है। ठीक है, हम लास्ट इधर लेफ्ट साइड में कुछ
तत्व है उसका परमाणु द्रव्यमान को लिख दिए हैं, क्योंकि सभी को परमाणु द्रव्यमान पता नहीं रहता है, इसलिए इसको अच्छा से एक बार देखते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन का कितना है, 1 है। हीलियम का 4 है, लिथियम का 7 है, बेरिलियम का 9 है ना। बेरिलियम, बोरॉन का 11 है, कार्बन का 14, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 है, फ्लोरीन का 19 है, नियोन का 20 है। तो ये जो है 20 तक हम यहाँ, ये जो लेफ्ट साइड में जो है ये लिख दिए हैं परमाणु द्रव्यमान। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान हर किसी को पता नहीं रहता है, लेकिन 1 से 20 तक याद करना बहुत कंपलसरी है एग्जाम के लिए। तो देखिए हम लोग त्रिक नियम पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम क्या था? दूसरा जो साइंटिस्ट आते हैं वो रहता है कौन? न्यूलैंड्स। जब डोबराइनर का त्रिक नियम फेल हो जाता है उसके बाद कौन आते हैं? न्यूलैंड्स आते हैं। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम, इन्होंने 8 को तत्व का नियम दिया था, जिसके कारण से इसका नाम क्या रहता है? अष्टक नियम, ठीक है। यानी न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट बोल सकते हैं, ऑक्टेट्स, ठीक है। जिस समय न्यूलैंड्स आते हैं अष्टक नियम का खोज करने के लिए, तो उस समय तत्वों की संख्या कितने रहते हैं? 56 को, ठीक है। और इन्होंने कब ये नियम दिया था? 1865-66 ईस्वी में दिया था, ठीक है। उन्होंने क्या करता है, पहला जो तत्व है हाइड्रोजन से स्टार्ट करता है और अंतिम 56वें तत्व थोरियम तक समाप्त करता है। यानी उन्होंने स्टार्टिंग में कौन सा तत्व? हाइड्रोजन से स्टार्ट करता है और कहाँ तक चला जाता है? थोरियम तक जाता है, यानी कि 56वें तत्व तक जाता है, ठीक है। उन्होंने क्या करता है, परमाणु द्रव्यमान के क्रम में तत्वों को सजाया। सबसे पहले किसके क्रम में सजाया? परमाणु द्रव्यमान के क्रम में, आरोही क्रम में, परमाणु द्रव्यमान को आरोही क्रम में, ठीक है। यानी तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाने का प्रयास किया। और सजाने के बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला कि प्रत्येक 8वें जो तत्व का जो गुणधर्म होगा पहले तत्व के गुणधर्म से मैच करेगा, यानी कि लगभग समान होगा, ठीक है। यानी फर्स्ट तत्व का गुणधर्म और 8वां नंबर का गुणधर्म दोनों क्या रहेगा? सेम रहेगा उनका, ठीक है। तो चलिए, और उन्होंने क्या किया था, इसके लिए एक मैजिक रूल्स दिया था। मैजिक रूल्स कैसे दिया था? जैसे कि हम लोग एक सॉन्ग्स के रूप में क्या करते हैं, जैसे सा रे गा मा पा धा नी, फिर उसके बाद क्या होता है? सा रे गा मा, इस तरह से क्या होता है कि एक सॉन्ग्स का एक साउंड आता है। तो उसी रूप में इन्होंने तत्वों को सजाने का प्रयास किया बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में, और बोला पहला तत्व और 8वां तत्व का गुणधर्म क्या करेगा? मैच करेगा, नहीं समान रहेगा। जैसे देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन को हम लोग नंबर 1 मानते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 नंबर आ गए। यदि हम मान लेते हैं कार्बन से स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए कार्बन से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कार्बन के नीचे कौन आ गया? सिलिकॉन आ गया। यानी इन दोनों का गुणधर्म क्या होगा? समान होगा, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का और फ्लोरीन का दिया इन्होंने। जैसे हम लिथियम से स्टार्ट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कौन हो गया? सोडियम। यानी लिथियम और सोडियम का क्या होगा? दोनों का गुण समान होगा। ऐसा इन्होंने बोल के गया था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें भी कुछ ना कुछ कमियां निकला। तो क्या कमियां निकलता है इसमें देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखिए कमियां नंबर 1 क्या हुआ कि ये जो नियम है ये कहाँ तक लागू होता है? केवल कैल्शियम तक ही लागू हो पाया। कैल्शियम मतलब परमाणु संख्या 20, अभी का परमाणु संख्या कितना है? 20 है, यानी कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 है, वहीं तक लागू हो पाया, ठीक है, ये मैजिक रूल्स। और दूसरा नंबर में क्या है, पर इन्होंने भविष्यवाणी किया था कि प्रकृति में केवल और केवल 56 ही तत्व है, ठीक है, और भविष्य में कभी भी और तत्व का खोज नहीं होगा, जो कि क्या हुआ? गलत साबित हुआ। अभी तत्व की संख्या कितना हो गया? 118 हुआ है, गलत है। तो इसका नियम क्या हो गया? फेल हो गया। किस कारण से फेल हुआ? क्योंकि इन्होंने इसका नियम केवल और केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था, और इन्होंने बोला था कि प्रकृति में केवल और केवल 56 ही तत्व है और भविष्य में कोई भी तत्व का खोज नहीं होगा, जिस कारण से। नेक्स्ट अब चलते हैं हम लोग मेंडलीव का आवर्त नियम। तो मेंडलीव का आवर्त नियम क्या कहा था? मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। देखिए इसके बारे में समझते हैं। देखिए अभी तक जितने भी साइंटिस्ट आए, डोबेनार आए या न्यूलैंड्स आए, तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ वहाँ से तत्वों को रखा जैसे तैसे, कोई सजाने का कोई एक फिक्स्ड पीरियड नहीं दिया, कोई टेबल नहीं दिया, ठीक है। जबकि डोबेनार साहब जब आते हैं तो इन्होंने क्या करते हैं, सबसे पहले तत्वों को सजाने का प्रयास किया। सबसे पहले तत्वों को जो है एक सारणी के रूप में, एक टेबल के रूप में सजाने के जो प्रयास किया, सबसे पहले कौन किए थे? मेंडलीव, ठीक है। इसीलिए इसका नाम रखा गया मेंडलीव पीरियोडिक लॉ,
या पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो सबसे पहले आवर्त सारणी, सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहले आवर्त सारणी किसने दिया था, तो मेंडलीव साहब ने दिया था। कब, तो 1869 में। उस समय तत्वों की संख्या कितना था, 63 था, ठीक है। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल भी किस पर आधारित है, तो परमाणु द्रव्यमान पर ही आधारित है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था फिर, तो इन्होंने क्या किया, तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया, सबसे पहला बात, ठीक है। और इन्होंने ये बोला कि एक समान समय के बाद तत्वों का जो भौतिक और रासायनिक गुण है वो क्या करेगा, रिपीट करेगा। समान समय के बाद तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण क्या करेगा, रिपीट करेगा, मतलब सेम रहेगा, ठीक है। समान समय के बाद, फिक्स टाइम के बाद, देखो तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण समान समय के बाद क्या करेगा, रिपीट होता है, यानी कि जो सेम गुण वाला तत्व फिर से मिलते जाएगा, ठीक है। मेंडलीव का जो आवर्त नियम था, आवर्त सारणी जो बनाया था, उस समय आवर्त की संख्या कितना था, आवर्त की संख्या 7 गो था, और ग्रुप्स यानी वर्ग की संख्या कितना था, 9 था, ठीक है। तो इसको भी हम लोग टेबल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि आवर्त किसको कहते हैं, वर्ग यानी ग्रुप्स किसको कहते हैं। तो इसको टेबल को पहले समझते हैं। देखिए हम रफ टेबल बनाए हैं जैसे जस्ट समझाने के लिए कि देखिए आवर्त किसको कहते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इसको कहते हैं आवर्त। ये हॉरिजॉन्टल लाइन देखिए, ये वाला हो गया, ये हॉरिजॉन्टल, इसको क्या बोलेंगे, आवर्त बोलेंगे। तो इस तरह की संख्या कितना था, इस तरह की संख्या कितना था, तो इस तरह की संख्या 7 गो था, ठीक है, 7 था। और वर्ग किसको बोलेंगे, देखिए वर्ग किसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे वर्ग, ऊपर से नीचे की इसको वर्ग बोलेंगे, इस तरह का, ठीक है। तो वर्ग की संख्या कितना था, यानी ग्रुप्स की संख्या, इसको इंग्लिश में ग्रुप्स बोलते हैं, ग्रुप की संख्या कितना था, 9। अब ग्रुप कैसे नामांकन किया गया था, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 0 से लेकर के 8 तक। देखिए यहाँ पर 0, पहले 0 से, पहले स्टार्टिंग में क्या किया, 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 और अंतिम में क्या हो गया, 8, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने एक टेबल बनाने का प्रयास किया और टेबल वाइज में एलिमेंट को रखने का प्रयास किया, ठीक है। तो इसीलिए इस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का काफ़ी महत्व है, क्योंकि टेबल के रूप में सबसे पहले सजाने का प्रयास मेंडलीव साहब ने किया था, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि आवर्त की संख्या मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कितना था, 7 हो गया, और ग्रुप्स की संख्या कितना हो गया, 9 हो गया। ग्रुप्स 9 में कहाँ से कहाँ तक, तो रोमन संख्या में 0 से लेकर के 8 तक, ठीक है। अब देखिए ये फेल आकर क्यों होता है, इसको देखिए इनका कमियां क्या रह गया था। इनका कमियां यह था कि हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दिया था, हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दिया था, जहाँ से हाइड्रोजन रहना चाहिए वहाँ पर वो नहीं दे पाया। समस्थानिक का देखिए, अब दिखाएंगे अभी टेबल के माध्यम से, समस्थानिक को कोई निश्चित स्थान नहीं दिया। देखिए समस्थानिक किसको कहते हैं, समस्थानिक उसको कहते हैं जिसका परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या उसका क्या हो, परमाणु द्रव्यमान संख्या जो है उसका भिन्न भिन्न हो। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि नीचे में जो है हाइड्रोजन का 3 गो समस्थानिक होता है, किसका, सभी का परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है, भिन्न भिन्न है। कार्बन का देखिए 2 समस्थानिक होता है, परमाणु संख्या 6 बराबर है, लेकिन द्रव्यमान संख्या ऊपर वाला क्या है, एक का 12 है, एक का 14 है। तो समस्थानिक है, देखिए वो जो टेबल अब बनाए थे वो परमाणु द्रव्यमान के क्रम में बनाए थे। किसके क्रम में बनाए थे, द्रव्यमान के क्रम में। जब उन्होंने द्रव्यमान के जब क्रम में बनाए थे तो देखिए एक ही तत्व का 3 गो समस्थानिक है। अब एक ही तत्व का 3 समस्थानिक है और तीनों का परमाणु द्रव्यमान क्या है, अलग अलग है। अब बताइए कि उसको टेबल में रखने के लिए उन्होंने समस्थानिक का कोई जगह दे ही नहीं पाया, ठीक है, क्योंकि एक ही तत्व का यहाँ पर 3 गो समस्थानिक निकल रहा है, तीनों का परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है, तो कहाँ पर रखेगा, इसको रखने के लिए उन्होंने कोई स्थान निर्धारित नहीं कर पाया। कार्बन का भी जैसे देखिए 2 गो है समस्थानिक, ठीक है, तो दोनों का परमाणु द्रव्यमान क्या है, अलग अलग है, दोनों को अलग अलग जगह रखना चाहिए, तो उन्होंने वैसा स्थान नहीं बना पाया, यानी समस्थानिक के लिए कोई निश्चित यानी फिक्स्ड स्थान नहीं दे पाया, ठीक है। नेक्स्ट है समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा। देखिए जिसका गुण मैचिंग कर रहा था लेकिन उसको भी क्या किया, अलग अलग रख दिया गया। जैसे कि हम लोग कॉपर और Hg यानी मरकरी को देखते हैं, ठीक है,
तो इस तरह का क्या है कि समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा। ठीक है, कहीं कहीं हम लोग देखते हैं अधिक भार वाले तत्वों, जो अधिक भार वाले तत्वों को पीछे रख दिया और कम भार वाले तत्वों को क्या कर दिया, आगे रख दिया। ठीक है, अधिक भार वाले तत्वों को पीछे रख दिया और कम भार वाले तत्वों को आगे रख दिया। इसका भी एक डिमेरिट्स था। जैसे कि एग्जांपल में हम देते हैं टी, टेलुरियम का मास होता है 128, तो इसको पीछे रख दिया। और आयोडीन का 127 होता है, इसको आगे रख दिया। लेकिन उन्होंने पहले क्या बोला था, नियम दिया था कि बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाना है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, वो फेल हो जाता है। अच्छा, 8वें जो वर्ग था, तो 8वें जो वर्ग था उसमें क्या रखा, 3 गो तत्वों को एक साथ रख दिया, 3 गो तत्वों को एक साथ रख दिया। चलिए इसको देखते हैं पहले एक बार पीरियोडिक टेबल से। यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट क्या था, हाइड्रोजन को कोई विशेष स्थान नहीं दे पाए। देखिए हाइड्रोजन जो होता है, देखिए हाइड्रोजन लिथियम, चूँकि लिथियम जो है एक मेटल में आता है, क्षार धातु में आता है, सोडियम भी क्षार धातु में आता है। हाइड्रोजन को जो है विशेष स्थान देना चाहिए, लेकिन विशेष स्थान नहीं दे पाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि समस्थानिक को कोई स्थान नहीं दे पाया। समस्थानिक के लिए हम बताए थे, जैसे हाइड्रोजन का 3 गो वैरायटी होता है, 3 गो समस्थानिक होता है, कार्बन का 2 गो समस्थानिक होता है, दोनों को अलग अलग जगह देना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं दे पाया। नेक्स्ट है समान गुण वाले तत्व को अलग अलग रखा गया था, जैसे कॉपर और मरकरी, Ag और Ti, तो इसको क्या किया, अलग अलग रख दिया। दोनों का गुण मैच कर रहा था, लेकिन अलग अलग रख दिया। ठीक है, नेक्स्ट है इसका डिमेरिट्स क्या, देखिए अधिक भार वाले तत्व को पीछे रख दिया, कम भार वाले तत्व को आगे रख दिया, जैसे Te और क्या था, आयोडीन था। तो देखिए यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं Te और Ai। देखिए यहाँ पर Te कितना हो गया, देखिए Te हो गया 128 और आयोडीन हो गया 127। Te पीछे है और आयोडीन क्या है, आगे है, लेकिन रहना चाहिए क्या, Te को आगे रहना चाहिए, आयोडीन को पीछे रहना चाहिए। ठीक है, तो इसका डिमेरिट्स हो गया। नेक्स्ट है 8वें वर्ग में 3 तत्वों को एक साथ रख दिया है। 8वें वर्ग में 3 तत्वों को एक साथ, देखिए कैसा हो गया इसको। ठीक है, यह 8वें वर्ग है, ये 8वें वर्ग है और इसमें 3 गो तत्वों को एक साथ रख दिया। ठीक है, जिसके कारण से क्या हो गया, ये नियम से भी क्या हो गया, फेल हो गया। ये नियम से भी फेल हो जाता है। तब आता है कौन, मोसले और उसका फ्रेंड्स। मोसले और उसका फ्रेंड्स जब आते हैं 1913 में, यानी 1913 ईस्वी में, मोसले और उसके दोस्त ने मिल करके ग्राफ के माध्यम से सबसे पहले उन्होंने इसको निकालने की कोशिश किया। ठीक है, तो ग्राफ के माध्यम से जब उन्होंने चेक किया तो बोला कि नहीं, परमाणु द्रव्यमान है, परमाणु संख्या के आधार पर यदि हम लोग सजाएंगे तत्वों को तो वो सबसे ज़्यादा सटीक रहेगा। और उन्होंने एक सारणी बनाया उससे रिलेटेड, जिसका नाम है परमाणु संख्या पर आधारित आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, 1913 ईस्वी में दिया था। इसका डिफिनेशन क्या कहता है, बस वही डिफिनेशन है, इसमें थोड़ा सा चेंज यही है कि केवल परमाणु द्रव्यमान की जगह पर अब क्या आ गया, परमाणु संख्या आ गया है। डिफिनेशन यही है कि तत्वों के जो गुण होंगे, जो भौतिक या रासायनिक जो भी गुण हैं, समान समय के बाद क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, यानी कि मिलते हैं। ठीक है, इसमें आवर्त की संख्या, आवर्त मतलब पीरियड की संख्या कितना हो गया, 7 हो गया, और समूह यानी ग्रुप की संख्या कितना हो गया, 18 हो गया। जो 9 को उसमें था ना, उसी को अब डबल कर दिया है, 18 कर दिया है। इन्होंने कुछ मैजिक नंबर्स भी दिए थे। ठीक है, और बताना चाहूँगा कि अभी जो आधुनिक आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी में आप लोग नोट कर लीजिएगा, तत्वों की संख्या यदि पूछेगा कि तत्व की संख्या कितनी है, तो टोटल तत्व की संख्या जो है 118 है। ठीक है, और इसमें जो है धातु की संख्या कितनी है, तो धातु की संख्या जो है 89 है। कितना है, 89 है। ठीक है, और अधातु की संख्या कितनी है, अधातु की संख्या 22 है। ठीक है, और उपधातु की संख्या इधर लिख देते हैं, उपधातु की संख्या कितनी है, 7 है। ठीक है, तो टोटल एलिमेंट कितना है अभी आधुनिक आवर्त सारणी में, 118 है, धातु 89 है, अधातु 22 है, और उपधातु कितना है, 7 है। देखिए मैजिक नंबर से यहाँ लिखा है 2, 8, 8, 18, 18, 32, 2, 8, 8, 18, 18, 32। इसको समझने का प्रयास करेंगे और पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए चलते हैं फिर। देखिए पीरियोडिक टेबल, देखिए मैजिक नंबर क्या है, देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग।
2, फिर लिखिए यहाँ पर 8, फिर लिखिए 8 2 8, फिर हो गया 18, फिर 18, ठीक है, 2 8 18 18, फिर कितना हो गया 32, सॉरी, इसको जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से लिथियम से। चल देखिए, ये हो गया 2, फिर हो गया 8 8 18 18 32। देखिए ये जो 2 है इसके ऊपर में कितना है 1 है, तो ये देखिए ऊपर से इसको जोड़ना है, 1 है तो 1 को 2 के साथ जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 3, और 3 किसका परमाणु संख्या है लिथियम का। फिर ऊपर में क्या है लिथियम है, तो लिथियम में कितना जोड़ेंगे जस्ट उसके नीचे वाला कितना 8 8 और 3 कितना है 11 11 क्या आ जाएगा सोडियम का। उसी प्रकार से इसके देखिए सोडियम कितना है 11 है, और 11 को यदि आप 8 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11 8 19 19 में कौन आ गया पोटेशियम, ठीक है। फिर पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना है 19 है, और 19 को फिर 18 से जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 37 रुबेडियम। इसी प्रकार से 37 है, 37 को फिर 18 से जोड़ेंगे तो कौन आ जाएगा 55। फिर इसी तरह से 55 को 32 के साथ जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 87। तो इसी तरह से एक मैजिक नंबर्स है, इसके माध्यम से हम कोई भी बढ़ते हुए क्रम वाला ऊपर से नीचे के तत्वों की संख्या को हम लोग क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। जैसे किसी का भी कहीं भी एग्जाम्पल ले लेते हैं तो वो निकल जाएगा, ठीक है। जैसे हम मैग्नीशियम का एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम में कितना ऐड करना है, देखिए पहले सबसे पहले कितना ऐड करना है 2 ऐड करना है, ठीक है। और उसके बाद फिर कितना ऐड करना है 8 ऐड करना है, फिर 8 ऐड करना है, यानी कि देखिए मैग्नीशियम में मैग्नीशियम की जगह कितना ऐड करना है 8, तो 8 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा कैल्शियम, ठीक है। फिर उसके नीचे जो है फिर इस तरह से ऐड करते चलिए, तो कैल्शियम के नीचे कितना ऐड करेंगे 18, तो कितना आ गया 38, फिर कितना ऐड करेंगे 18 तो कितना हो जाएगा 56, फिर 32 ऐड करेंगे तो 88। तो इस तरह से ऊपर से नीचे के तत्वों की संख्या को हम लोग क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग मैजिक नंबर्स, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं कोई भी तत्व का, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कक्षा यानी सेल कितना होता है, 4 को कक्षा होता है KLMN, ठीक है। K बोलेगा तो पहला सेल यानी N इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, N इक्वल टू 1 मतलब पहला सेल, ठीक है। L को बोलेंगे दूसरा सेल, M को तीसरा सेल और N को कितना चौथा सेल। K कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है 2 हो सकता है, L में 8 हो सकता है, M में 18 हो सकता है और N में कितना हो सकता है 32 हो सकता है। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 2n² होता है। जैसे कि हम लोग K सेल का बात करेंगे, K सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे 2 होता है, इसको निकालना चाहेंगे तो उसके लिए K सेल के लिए n इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया। अधिकतम इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है 2n² होता है, 2 × n², n की जगह पर कितना लेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर जब बैठा देंगे तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 2, यानी K कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है 2 हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं L कक्षा, L कक्षा में n इक्वल टू कितना लेंगे 2 लेंगे। अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या फॉर्मूला क्या होता है 2n², 2 × फिर 2 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी L कक्षा में इलेक्ट्रॉन का अधिकतम संख्या कितना हो गया 8। इस प्रकार से हम लोग M कक्षा का निकाल सकते हैं, N कक्षा का भी निकाल सकते हैं। M में निकालेंगे तो 18 आएगा और N में निकालेंगे तो कितना आएगा 32 आएगा। किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो सकता है 8 हो सकता है। अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या बाहरी कक्षा में कितना होगा 8, 8 से अधिक नहीं हो सकता है, ठीक है। इसको एग्जाम में आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग करने के लिए सीखते हैं सबसे पहले। ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करना है, तो सबसे पहले सोडियम को परमाणु संख्या जानने की कोशिश करेंगे। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है 11 होता है, तो उसको क्या करेंगे कक्षा के रूप में उसको सजाने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिए 11 को पहले तोड़ेंगे तो पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 2,
फुलफिल हो गया। फिर उसके बाद कितना बचा हुआ है, अभी देखिए 11 था उसके पास, उसमें से 2 चला गया, कितना बचा हुआ है, 9 बचा हुआ है। फिर एल कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा, 8 भरेगा, तो 8 और 2 10 हो गया। तो 10 में से 11 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 कहाँ चला जाएगा, एम कक्षा में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, यानी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है, तो इसको बोलेंगे आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन या फिर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उससे क्या अनुमान लगा सकते हैं, उस तत्व का रासायनिक गुण का अनुमान लगा सकते हैं। उस तत्व का रासायनिक गुण को संबोधित करता है कौन, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या किसको संबोधित करता है, तत्व के रासायनिक गुण को, केमिकल प्रॉपर्टीज को बताता है। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसे पोटेशियम का हम लोग देख रहे हैं, पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना है, 19 है। देखिए इसको भी भरने की कोशिश करेंगे। पहले के कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना रहता है, 2 ही रह सकता है अधिकतम, इसलिए 2 को दे दिए उसको। एल कक्षा में कितना है, 8 को दे दिए, तो फिर भी देखिए 8 और 2 कितना हो गया, 10। ठीक है मेरे पास कितना, 19 है, 19 में से 10 भर गया, कितना बचा हुआ, 9 को बचा हुआ है। तो एम कक्षा को कितना देंगे, 8 वही देंगे, क्योंकि हम बोले हैं कि किसी भी कक्षा में, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 8 ही को देना है, तो इसलिए कितना देंगे, 8 देंगे। तो कितना, 2 8 10 हो गया, 10 और 8 18 हो गया, बचा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, एन कक्षा में, यानी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया, 1 हो गया। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, देखिए सोडियम में भी 1 आया था और पोटेशियम में भी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना आया, 1 आया। तो ये क्या बता रहा है कि दोनों का रासायनिक गुण क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, जब दोनों के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या मिल जा रहा है, इसका मतलब दोनों के रासायनिक गुण क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे थे कि सोडियम में क्या था और पोटेशियम में क्या अंतर आया। देखिए सोडियम में क्या था, 3 गो कक्षा था, के एल और एम 3 गो था। इसमें क्या आ गया, के एल एम और एन 4 गो कक्षा आ गया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि देखिए सोडियम का यदि हम फिगर बनाते हैं तो के एल एम ये हो गया, और पोटेशियम को बनाते हैं तो कितना हो गया, 1 2 3 4। तो किसका साइज बड़ा है, पोटेशियम का साइज बड़ा है। तो यही इसका गुण को, रासायनिक गुण को संबोधित कर रहा है कि दोनों का रासायनिक गुण समान है, लेकिन साइज के आधार पर देखा जाए तो पोटेशियम का क्या है, पोटेशियम का साइज क्या है, बड़ा है, और सोडियम का साइज क्या है, छोटा है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग देखिए मैग्नीशियम का भी एग्जाम्पल लिए हैं। ठीक है, मैग्नीशियम का एग्जांपल लिया। मैग्नीशियम में कितना हो गया, 12 हो गया, तो कितना हो गया, 2 8 10 हो गया, और फिर 2 कहाँ चला गया, बचा होता है एम कक्षा में चला गया, यानी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया, 2 हो गया। इसी प्रकार से कैल्शियम में कितना परमाणु संख्या, 20 हो गया, तो 2 8 भर गया, 10 हो गया एम कक्षा में। फिर उसको देंगे कितना, 8 से ज़्यादा नहीं देना है, तो कितना हो गया, 8 8 16 16 2 18 बचा, 2 कहाँ चला गया, एन कक्षा में। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया, 2 हो गया। तो देखिए इसमें भी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, इसमें बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, मतलब दोनों का रासायनिक गुण क्या होंगे, समान होंगे। लेकिन कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा, तो देखिए मैग्नीशियम का साइज क्या होगा, छोटा होगा, और कैल्शियम का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, अब देखिए तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए सीख गए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख गए, दोनों का रासायनिक गुण के आधार पर क्या हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संयोजकता, जिसको बोलते हैं वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी क्या होता है, देखिए वैलेंसी, संयोजकता क्या बोलते हैं, वैलेंसी। संयोजकता होता क्या है कि कोई भी तत्व का कंबाइनिंग कैपेसिटी, ठीक है, कोई भी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु के साथ जब मिलता है, यानी कि अपना मिल करके कुछ मिलने का जो क्षमता होता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। यानी किसी तत्व के परमाणु के वह संख्या जो अन्य तत्व के एक परमाणु से मिल करके क्या बनाती है, अणु का निर्माण करती है। ठीक है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, ठीक है, टू अनदर एलिमेंट ऑफ एन एटम टू फॉर्म ए मोलिक्यूल इज नोन एज वैलेंसी। यानी द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, टू अदर एटम ऑफ एलिमेंट टू फॉर्म ए मोलिक्यूल इज नोन एज वैलेंसी। ठीक है, यानी वैलेंसी किसको बोलेंगे, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम्स को।
तो इसको समझने से पहले, डेफिनेशन को रटने से अच्छा है सबसे पहले उसको मैथमेटिक्स की भाषा से समझते हैं कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं, संयोजकता कैसे निकालते हैं, उसके बाद इसको अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या है। देखिए सबसे पहले कि किसी भी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या आप लोग सबसे पहले 1 2 3 4 यदि रहेगा तो संयोजकता ने वैलेंसी उसका उतना ही होगा, नहीं सेम ही होगा। यदि कोई भी तत्व का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना आएगा, 1 आएगा तो वैलेंसी 1 होगा, 2 आएगा तो 2 होगा, 3 आएगा तो 3 होगा, 4 आएगा तो 4 आएगा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हम देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 है, कितना हो गया 282 हो गया। तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना आया है, 2 आया है, तो इसका संयोजकता भी कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि हम रूल बता दिए हैं कि यदि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 4 आएगा तो उसका संयोजकता भी वही होगा। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या कितना हो गया, 13 हो गया, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, पहले क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, के कक्षा को भरेगा, फिर एल कक्षा को 8 हो जाएगा, 8 2 10 हो गया, बचा कितना 3 बचा, तो 3 क्या हो गया बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो संयोजकता भी कितना होगा उसका 3 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दूसरा रूल की। यदि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से अधिक हो, 4 तक तो समझ में आ गया था, 4 से अधिक हो तो क्या करेंगे, संयोजकता निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 में से बाहरी इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यदि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से अधिक हो तो वैलेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 में से बाहरी इलेक्ट्रॉन की संख्या को माइनस कर देंगे। जैसे एग्जांपल में हम दे रहे हैं ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो पहले 2 हो गया, फिर बचा कितना 6, यानी बाहरी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया, 6 हो गया, तो यानी कि 4 से अधिक है, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 4 से अधिक यानी 6 है। तो संयोजकता निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 में से उस 6 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना आया 2 आ गया, यानी कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितना हो गया, 2 हो गया। इसका मतलब ये हो गया ऑक्सीजन जो है 2 को बॉन्ड बनाने के लिए सक्षम है। ठीक है, नेक्स्ट है नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना हो गया, 7 हो गया, 2 और 5 यानी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया, 5 हो गया, 5 क्या है 4 से अधिक है, तो संयोजकता निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 में से 5 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3, यानी नाइट्रोजन जो है वह नाइट्रोजन के साथ यानी कि एन और एन के बीच में इसीलिए क्या बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ठीक है, ये संयोजकता कारण से ही कंबाइनिंग कैपेसिटी यानी एन जो नाइट्रोजन है जब दूसरे नाइट्रोजन के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। चलिए इसको समझते हैं आगे। फिर देखो संयोजकता की परिभाषा को समझे, सबसे उसको तो हम रटा दिए थे कि चलिए अब इसको मैथमेटिक्स के भाषा में इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए जैसे ऑक्सीजन है तो O लिखेंगे तो हो जाएगा ऑक्सीजन परमाणु, लेकिन O2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन का अणु। ठीक है, और ये ऑक्सीजन गैस भी बोल सकते हैं क्योंकि गैस हमेशा अणु की अवस्था में रहता है। ठीक है, तो O2 है, ऑक्सीजन अणु है, तो इसको देखिए फिगर के माध्यम से पहले समझते हैं। देखिए ये देखिए ऑक्सीजन है, ये देखिए ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 और 6 आता है, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया, 6 हो गया, संयोजकता निकालेंगे तो क्या होगा, 8 में से 6 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जब ऑक्सीजन जब कंबाइंड करेगा तो केवल 2 इलेक्ट्रॉन का ही 2 ही इलेक्ट्रॉन जो संयोजकता जो आया है 2, इसी का ही शेयरिंग होगा। ठीक है, इसी का ही शेयरिंग होगा, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 दिखा देंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 गो है, तो इसको 6 गो होना चाहिए। देखिए 1 2 6 गो, तो कितना हो गया टोटल इसके पास, देखिए यहाँ पर हो गया 2 गो और 2 4 गो 2 6 गो। ठीक है, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया, 6 गो दिखा दिए, लेकिन शेयर कितना करेगा, संयोजकता जितना आएगा उतना ही शेयर करेगा। संयोजकता 2 आया है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन का वो शेयर करेगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें भी सेम बनाएंगे, 1 2 3 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इसके पास 6 गो है, लेकिन हम जानते हैं बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का एटम संख्या कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, तो इसलिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। इसी प्रकार से तो कितना हो जाएगा इसके पास, 6 और 2 8 हो जाएगा, ये भी क्या करेगा, 2 गो इससे ले लेगा, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसके बीच में जो कितना का शेयरिंग हो रहा है, ये 2 गो दे रहा है, ये भी 2 गो ले रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसीलिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड बनता है। अब समझ में आया, तो इसी को हम बोले थे कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसी प्रकार से हम लोग और भी एग्जांपल लेने का प्रयास करेंगे, जैसे कि हाइड्रोजन का।
तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 1 होता है। तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हो जाएगा, संयोजकता भी उसका क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो हाइड्रोजन का कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ पर भी 1 दिखा दिए। ये क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो के कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, तो 2 को कम से कम होना चाहिए। ये भी क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसलिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड बनता है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में देखिए, नाइट्रोजन में कितना होता है, परमाणु संख्या 7 होता है, तो 2 और 5, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया, 5 हो गया। इसका संयोजकता निकालेंगे तो क्या करेंगे 8 में से 5 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो संयोजकता जो होगा, जितना आएगा उतना ही इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, शेयर करेगा। तो नाइट्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन। देखिए इसलिए यहाँ पर दिखाएं 1 2 3 क्रॉस के साइन से। ठीक है, लेकिन बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो होना चाहिए कितना, 5। तो 3 हो गया और 2 को यहाँ पर दे दिया, देखिए इसका माथे पर 2 को दे दिया। ठीक है, तो 3 इधर और 2 यहाँ पर, 5 गो हो गया। इसी तरह से यहाँ पर इस नाइट्रोजन के पास भी 3 और 2 5 गो है। ठीक है, ये 5 गो है। अब क्या करेगा, ये 5 गो, इसका 3 गो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 5 3 8 हो गया। ये भी नाइट्रोजन क्या करेगा, इसका 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड बन रहा है, 3 गो, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 गो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो रहा है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, अब आगे चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, पीरियोडिक टेबल बहुत लंबा चैप्टर है, और इसको पार्ट वाइज कंप्लीट करेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए और अच्छे से इसको समझिए।